हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है रहमान डकैत और लियारी का सच। तो धुरंधर मूवी रिव्यू में आप लोग जो रहमान डकैत हैं उनके बारे में, उनकी रियल स्टोरी क्या है वो इसमें आरजे रौनक बताएंगे, और किस अंदाज में बताएंगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होती है, और साथ में जो इसमें कॉमेडियन पंच होता है वो देखने का मज़ा आता है। और ये पाकिस्तान से लिंक है, तो ये पाकिस्तान की इसमें जो है इज्जत से तो बात ही है। पाकिस्तान के लिए हमारे इंडिया में कोई करता नहीं है, खासकर जो यूट्यूबर हैं, तो करनी भी नहीं चाहिए, उस लायक वो है नहीं। तो फिलहाल देखते हैं ये रहमान डकैत और लियारी का सच क्या है। तो आरजे रौनक बता रहे हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां डॉन का नाम रहमान डकैत है, लेकिन उनका पूरा मुल्क बकैत है। थिएटर्स में धुरंधर चल रही है, बहुत लोगों की जल रही है। पाकिस्तान के लियारी में जिस गैंग वॉर और ब्रूटैलिटी को दिखाया गया इस फिल्म में, उसको लेकर बवाल हो रहा है। लेकिन हमने सोचा क्यों ना धुरंधर में दिखाए गए इंसिडेंट्स पर रियल लाइफ में आखिर हुआ क्या था उस पर बात कर ले, क्योंकि हमारे यहां लोग मुंह में पान और फिल्मों पर ज्ञान बहुत जल्दी घुसेड़ देते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, धुरंधर में जिस लियारी का गैंग वॉर दिखाया गया है, जानते हैं कि उसकी असलियत आखिर है क्या। इसे कराची का वाइल्ड वेस्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान के शहरी क्राइम, आतंकवाद और खुफिया खेल का ये एक नंगा सच है, जहां ड्रग्स, गैंग वॉर, पॉलिटिकल बैकिंग और आईएसआई जिहादी नेटवर्क मिलकर भारत को निशाना बनाने वाली साजिशों की जमीन तैयार करते थे। यह इलाका केवल गुंडागर्दी या लोकल माफिया की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की उस गहरी स्ट्रक्चरल बीमारी का आईना है जिसमें उनका देश, पॉलिटिक्स, अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद एक दूसरे से गुथे हुए दिखते हैं। दरअसल लियारी कराची के सबसे पुराने इलाकों में से है, जहां शुरू में कम इनकम वाला सेक्शन, खासकर अफ्रीकी मूल के लोगों और बलूच कम्युनिटी की बस्तियां थी, जो फुटबॉल, बॉक्सिंग, कल्चरल लाइफस्टाइल के लिए मशहूर थी। 70 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां के लोगों को जमीन के राइट्स दिए, जिससे यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का मजबूत वोट बैंक बन गया। इसके बाद में यह जमीन मुत्तहादी कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम के साथ पॉलिटिकल लड़ाई का पार्ट बन गई। 70-80 के दशक में अफगान युद्ध, पाकिस्तान से होकर गुजरने वाला हीरोइन ट्रांजिट रूट और हथियारों की बाढ़ ने इस सोशल ताने बाने को तेजी से क्राइम डोमिनेटिंग बना दिया, और यहीं से उस गैंग वॉर की शुरुआत हुई जिसका लीडर रहमान डकैत था। 80 के दशक से छोटे मोटे क्रिमिनल ग्रुप धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशनल गैंग में बदल गए, जिनमें शुरुआती दौर में काला नाग, दादाल और शेरों जैसे नाम, और बाद में रहमान डकैत, अरशद पप्पू, हाजी लालू, इकबाल बाबू जैसे चेहरे उभरे। 2000 के दशक में रहमान डकैत ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर एक तरह से पैरेलल हुकूमत भी वहां खड़ी कर दी, जो रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, अपहरण और पर्ची सिस्टम के जरिए इलाके से पैसे वसूलते हुए पॉलिटिकल पार्टी से सीधे डील कर रही थी। 2007 में बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान वापसी पर कराची में करसाजा धमाके के बाद रहमान डकैत ने भुट्टो को अपनी गाड़ी में बिठाकर बिलावल हाउस तक सुरक्षित पहुंचाया था। इस घटना ने रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का करीबी बना दिया, जिसके बाद उनकी पीपल्स अमन पार्टी को पार्टी का सपोर्ट मिला। अब धुरंधर में सिर्फ रहमान डकैत तक की कहानी को दिखाया गया है, लेकिन रहमान की मौत के बाद उजैर बलोच ने पीएसी और लियारी पर कब्जा कर लिया। अरशद पप्पू गैंग के साथ खूनी दुश्मनी ने सैकड़ों मर्डर, अपहरण, डेड बॉडीज की बोरियां और रॉकेट ग्रेनेड तक के इस्तेमाल वाली शहरी जंग को जन्म दिया। इन गैंगों की ताकत इस हद तक बढ़ गई दोस्तों कि कराची के कुछ हिस्से सालों तक नो गो एरिया बन गए, जहां पुलिस और रेंजर्स भी बिना भारी फोर्स के घुसने से कतराती थी। अब बात करते हैं लियारी के इस क्रिमिनल नेक्सस को पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस सपोर्ट कैसे मिलता था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप और बाकी रिसोर्स के अनुसार कराची की पार्टियां, खासकर पीपीपी और एमक्यूएम यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ने सालों तक लियारी और बाकी इलाकों के गैंगों को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया। अब बदले में इन्हें प्रोटेक्शन, ठेके और पुलिस प्रशासन में दबदबा मिलता था। रहमान डकैत की पीएसी पीपीपी के लिए चुनावी ताकत और डर की राजनीति फैलाने की रिसोर्स बनी, जबकि ऑपोजिशन ने अपने सपोर्ट वाली गैंगों के सहारे कास्ट और रीजन में डोमिनेंस की लड़ाई लड़ी। दोस्तों, ये पाकिस्तान में ही पॉसिबल हो सकता था कि वहां के नेता 1 किलो मलाई के लिए पूरे मुल्क को बाजार में बेच दे। अपने ही देश के अंदर इतना बड़ा डिवाइड कराना पाकिस्तान और खासकर पंजाबी पाकिस्तानी के लिए कोई नई बात नहीं थी। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन हैं। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। खैर, उधर आईएसआई और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां एक तरफ जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से पर्दे के पीछे का खेल खेलती रही, तो वहीं दूसरी ओर शहरी लेवल पर अंडरवर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट माफिया, पोर्ट कंट्रोल और हवाला नेटवर्क पर भी नजर रखती रही। अप्रैल 2012 में पीपीपी सरकार ने उजैर बलोच और उसके नेटवर्क के खिलाफ बड़े पुलिस ऑपरेशन की शुरुआत की, जब गैंग वॉर खुलेआम शहर को जकड़ने लगी थी। शुरुआती ऑपरेशन में पुलिस को भी भारी विरोध, रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर फायर और घनी बस्ती की आड़ के कारण भारी नुकसान हुआ था।
जिसके बाद 2013 में नवाज शरीफ के दौर में कराची में पूरी जगह टारगेटेड ऑपरेशन और रेंजर्स को खुली छूट दी गई। 2013 से 17 के बीच हजारों अक्यूज्ड की गिरफ्तारी, फाइनेंशियल और हथियार सप्लाई लाइन पर वार हुआ। इसके साथ ही इंटेलिजेंस बेस्ड छापों ने पीएसी और उससे जुड़े चेहरों को या तो मार गिराया या गिरफ्तार कर लिया। 2017 में रेंजर्स ने बाबा लाडला जैसे गैंग लीडर को एनकाउंटर में खत्म किया। बावजूद इसके पुलिस और रिसर्च रिपोर्ट मानती है कि लैरी के पुराने गैंग नेटवर्क का क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके गुर्गे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग्स और स्मॉल सेल्स के रूप में आज भी एक्टिव है। कराची पर हुए सिक्योरिटी स्टडीज बताते हैं कि लैरी गैंग सीधे तौर पर टिपिकली जिहादी ग्रुप जैसे एलईटी और जेईएम की तरह आइडियोलॉजिकल ग्रुप नहीं थे, लेकिन उनका क्राइम नेटवर्क कई बार आतंकी ग्रुप्स के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार सप्लाई, फाइनेंसिंग और शहरी वायलेंस में इस्तेमाल हुआ था। हीरोइन रूट, पोर्ट्स के जरिए स्मगलिंग, हवाला और अवैध हवाला चैनलों से होने वाली आमदनी का हिस्सा अफगान पाक जिहादी नेटवर्क और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स तक पहुंचने के आरोप डिफरेंट रिपोर्टों में दर्ज है। पाकिस्तानी आतंकवाद ट्रेंड एनालिसिस ये दिखाते हैं कि टीटीपी, एलईजे जैसे सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स ने कराची के गैंग और लोकल मिलिटेंट सेल्स को कभी कभी हिटमैन, शेल्टर या फाइनेंसिंग के लिए यूज किया, खासकर जब उन्हें शहरी इलाकों में डिनायबिलिटी चाहिए होती थी। इस सिस्टम ने क्राइम और आतंकवाद के बीच की लकीर धुंधली कर दी, जहां एक ही बंदूक कभी ड्रग रूट की रखवाली करती, कभी पॉलिटिकल टारगेट किलिंग करती और कभी कम्युनल या आतंकी हमले में यूज होती। अब दोस्तों, इस लैरी के नेटवर्क में सबसे बड़ा डेंट नकली नोटों के उस सिंडिकेट ने लगाया, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी लगातार अपने ही देश में एक पैरेलल इकोनॉमी से लड़ती रही। इस 10 साल के आईएसआई प्रोजेक्ट का नाम था कराची प्रोजेक्ट। आईएसआई ने लैरी के गैंग्स जैसे उजैर बलोच गुट को हथियार और फंड्स दिए, जो जाली नोट प्रिंटिंग यूनिट चलाते थे। आतंकी फंडिंग के लिए खनानी सिंडिकेट ने हवाला रूट से नेपाल, बांग्लादेश होते हुए भारत में नोट डाले। कराची प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लैरी इलाके से कंट्रोल्ड एक सीक्रेट जाली नोट ऑपरेशन था, जो आईएसआई की बैकिंग से चलता था, जिसमें पाकिस्तानी बैंकर्स, जनरल और गैंगस्टर्स ने मिलकर हाई क्वालिटी वाले भारतीय नोट छापे। अब ये जाली नोट सबसे पहले तो महंगाई बढ़ाते थे, वहीं इन्हीं नोटों से टेरर फंडिंग भी की जाती थी, जिससे इकोनॉमी को अरबों का नुकसान होता था। सोचिए कि जाली नोट का नेक्सस इतना गहरा था कि हर 1000 नोटों में 4 जाली होने का एस्टिमेट था, जो ब्लैक मार्केट और ड्रग्स को बढ़ावा देते थे। लेकिन 2016 की नोटबंदी के बाद इस पूरे नेक्सस और इसके नेटवर्क की कमर हिल गई। न तो पाकिस्तान के पास नए नोटों को बनाने के लिए नया वाला पेपर था, और न ही उनके पास वो डाई थी जिसके बल पर वो नकली नोटों को बना सके। इसके बाद रही सही कसर 2000 के नोटों को भी बैन करके सरकार ने पूरी कर दी। इस पूरे टेरर फंडिंग को एक झटका मिल गया था कि या खुदा, बॉर्डर पार करते ही ये नोट भी बंद तो नहीं हो जाएंगे। इसके साथ ही कराची प्रोजेक्ट जैसे मामलों में भारत के अंडरवर्ल्ड, एलईटी, इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआई के बीच लिंक भी सामने आए थे, जिनका कंट्रोल पाकिस्तान की जमीन से होता रहा। इस पूरे ढांचे ने कराची को इकोनॉमिक नर्व सेंटर के साथ साथ छुपे हुए आतंकी इकोसिस्टम में भी बदल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक एज मिलता था। 2010 में एक रिपोर्ट बताती है कि एक्सपेक्टेड घुसपैठ 1500 से 1700 करोड़ रुपए की थी भारत में, जो 2012 तक 2500 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया था, यानी पूरे करेंसी नोट का लगभग 55% का ग्रोथ। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात थी। भारत में पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, केरल जैसे राज्यों में लोकल नेटवर्क इन्हें ड्रग्स, हथियार, हवाला और चुनावों के दौरान कैश फ्लो में मिक्स करते थे। धुरंधर में एक डायलॉग है ना दोस्तों, कि हिंदुस्तान का असली दुश्मन एक हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पे आता है। ये हिंदुस्तानियों की ही गद्दारी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना बड़ा नेक्सस बना पाया। दरअसल इसकी शुरुआत उस कॉन्ट्रैक्ट से हुई जहां भारतीय नोट बनाने का ठेका मिला था। साल 2004 में एक ब्रिटिश कंपनी को भारतीय करेंसी सिक्योरिटी फीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाया कि यही कंपनी पाकिस्तान को भी करेंसी पेपर और सिक्योरिटी मटेरियल दे रही थी, और आईएसआई इन्हीं से बड़े पैमाने पर भारतीय नकली नोट भी छपवा रही थी। सीबीआई की एक एफआईआर के मुताबिक ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कई बार बढ़ाया गया और 2015 तक चला, जबकि बीच में पाकिस्तान लिंक्ड रिस्क पर इनपुट मिलने शुरू हो गए थे। आरोप यह भी है कि इस फैसले से पाकिस्तान को वही मिलती जुलती सिक्योरिटी पेपर टेक्नोलॉजी मिल गई जिससे वो लगभग असली भारत जैसे जाली नोट छाप सका। कुछ भारतीय अफसर और पॉलिटिकल बिजनेस नेटवर्क पर भी आरोप लगा कि उन्होंने कमीशन और रिश्वत के लालच में ऐसी विदेशी कंपनी को क्रिटिकल सिक्योरिटी फीचर का मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया। बाकी दोस्तों, गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि खुफिया इनपुट आने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय तक चलता रहा। यह ऐसे लापरवाही थी जिससे इंडिया को 10 सालों तक नुकसान पहुंचा। 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद रिपोर्ट्स में कहा गया कि हाई क्वालिटी पुराने नोटों की रिकवरी लगभग बंद हो गई है, जिससे साफ दिखा कि पाकिस्तान वाले नेटवर्क को भारी झटका लगा है। अब आप ही सोचिए कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद भी जिन जिम्मेदार लोगों ने आंखें मूंदी, उनके लिए बॉर्डर लाइन गद्दारी ही सही टर्म है। जिन अधिकारियों और बाबू लोगों ने कुछ डॉलर्स के लिए देश बेचने जैसा महापाप किया, उनको खुफिया एजेंसियां अच्छे से पहचानती भी हैं। पीएमओ तक भी रिपोर्ट गई होगी, लेकिन वो हमें नहीं पता। अच्छा है कि नहीं पता। ऐसी खुफिया बातें आम लोगों को नहीं पता हो तो अच्छा है, जो पूरे खुफिया नेटवर्क को तोड़ दे। बताइए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर लैरी जिसको इस फिल्म में यानी धुरंधर में दिखाया गया, मोटा माटी अगर देखा जाए तो 2-3 चीजों के लिए ये आज भी लोगों के जहन में है। पहला, वहां पर चलने वाले गैंग वॉर्स, जिसने वहीं के लोकल बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जानें ली।
फिर उसी लोकेशन से हथियारों की तस्करी, जिससे भारत को भी भयंकर नुकसान हुआ, और फिर उसके बाद नकली नोटों का सिंडिकेट, जिसके मास्टरमाइंड को या उनसे जुड़े लोगों को अज्ञात बंदूकधारियों ने अपने हिसाब से उनका इलाज कर डाला। तो दोस्तों, ये थी कराची के लियारी इलाके की वो कहानियां जिनमें से कुछ कुछ तो आपको धुरंधर में देखने को मिल गई, पर कुछ कुछ हमने आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना। यही चीज है मूवी में, ये सीन दिखाया ना नोट। और भाई एक चीज समझो, ये जो आपको लगा ना नोटबंदी होगी हमारे लिए नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया, सरकार अगर कुछ कर रही है, प्लस मुझे लगता है अब जो अपनी गवर्नमेंट थोड़े ऐसे स्टेप्स लेती है ना, आपको कई बार लगता है कि हमारे लिए दिक्कत नहीं। भाई आप समझो, बहुत सोच समझ के नोटबंदी वाला था, और उस टाइम बताया भी गया था आपको कि ये चीज इसीलिए करी जा रही है जाली नोटों की वजह से। और एक चीज बता दूं, अगर आपके हाथ में 2000 का या 1000 का एग्जाम्पल, जब जो भी करेंसी हमारी चल रही थी, जितने भी नोट थे, आपके हाथ में 1000 500 के नोट आ जाएंगे ना, नकली होंगे, लेकिन आपको लगेगा भाई क्वालिटी सही लग रही है, चल सकता है, तो बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा। ये मानसिकता थी लोगों की, ठीक है कि भैया अरे मैं चला दूंगा यार, मैं चला दूंगा, लोग कहते हैं कोई ना यहाँ चला देंगे, लेकिन ऐसे टुकड़ों करके एंड देश में आप देश का नुकसान, और देश के अंदर आपका नुकसान। से सीधा भाई हिस्ट्री पर गए हैं तो एक दफा ना मतलब कि हैरान हो गए। लेकिन देखा जाए ना तो ये नई बात नहीं है, जो मतलब कि कराची को एक जिसने स्टडी की है या जानता है भाई, उनको ये सारी चीज़ों का पता है कि जो उधर सीन एक चलता था, मतलब कि बंदे को मारना या एक ये एक्टिविटी होना, ये इतना एक नॉर्मल हो चुका था कि भाई कोई एक कवरेज भी नहीं देता था। हाँ तक के लोगों के लिए इतना नॉर्मल हो गया था कि इधर लाश पड़ी है, लोग इधर दही ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और लाश उधर की उधर पड़ी है, लोग सीरियस लेने ही छोड़ गए थे। हाँ तक के भाई बोरी बंदा खोलता था तो उधर से लाश निकल आती थी। ऐसा सीन कराची में रहा है, जो कि ये गैंगस्टर की दुश्मनी और ये आपस का सारा एक माहौल इन्होंने खराब करके रखा है। आप देखो ना, एक लियारी में काफी बड़े एक ऑपरेशन किया, यहाँ तक के 4 बड़े मेजर लियारी में हुए हैं ऑपरेशन। यहाँ तक के आर्मी को उतारना पड़ा, पुलिस को उतारना पड़ा, रेंजर को उतारना पड़ा, तब भी ये चीजें एक मेहनत नहीं हो रही थी, हैंडल नहीं हो रही थी कि ये हम करे तो करे क्या। लेकिन ऐसा सीन आया कि भाई इन्होंने फिर एक गैंग को मतलब के मिटा दिया कि एक गैंग का पहले सफाया करो, ऑटोमेटिक दूसरे को आगे चीज नहीं मिलनी, यहाँ पे मतलब के खुद ब खुद सही हो जाएगा। लेकिन मैसेज उन्होंने एंड पे अच्छा दिया है, मेरे माइंड में भी यही चल रहा था जो उन्होंने मैसेज किया। इनका जो अंजाम है ना वो गोली होता है। हाँ जी, बहुत बुरा ही होता है, इनको मार दिया जाता है। मतलब वो दिखाया ना, वो सिर्फ अकेले वो नहीं, उनकी पूरी फैमिली इस चीज को सफर करती है, किस तरह से किस तरह के जुल्म दिखाए हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली बात ये कि मैं जो समझ रही थी कोई 90s की है इस तरह, ये तो काफी पुरानी जो है ना। हाँ, और फिर जो जहाँ से स्टार्ट हुआ कि मतलब उन्होंने 13 ईयर की एज में जो कहते हैं हाँ पहला कत्ल, यार 13 साल का बच्चा। वाकई हमने या अभी इसमें जो इनकी वीडियो में पूरी स्टोरी उनकी सुनी है, मुझे तो हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी फिल्म की स्टोरी चल रही है और सारी बस फैब्रिकेटेड है, और रियल में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि जिस लेवल का उस टाइम पे ना मीडिया का दौर था, कुछ भी नहीं था। चलो आजकल कोई बच्चा या अगर कभी ऐसी न्यूज कोई सामने आ जाए ना, तो गेमिंग की वजह से बच्चे इस तरह के हाँ वो वायलेंट हो जाते हैं, तो फिर बड़ा कहते हैं जी मीडिया का रोल है। तब तो मीडिया का भी जो है वो रोल नहीं था। और 13 साल की उम्र में शुरू से उन्होंने कहा कि उनका गुस्सा जो है बहुत ज्यादा तेज था, और बाद में उन्होंने कहा कि अपनी माँ को उन्होंने पंखे से लटका के मार दिया। ये जब मैंने सुना और देखा भी, यहाँ से आइडिया लगा लो ना। हाँ, और फिर स्टोरी रहमान डकैत की के रहमान डकैत असल में था क्या, थे तो वो विलन ही, मर्डर थे, काफी कुछ उन्होंने किया, लेकिन जहाँ वो ये सब भी करते थे वहाँ वो लोगों की हेल्प भी करते थे। कहा जाता है कि हाँ, लुटाते भी थे। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स बड़ी पार्टीज या अमीर लोगों के लिए जितना बुरा होता है ना, वो उतना ही छोटे और गरीब लोगों के लिए छोटे, मतलब जिनके कोई वसाइल नहीं होते हैं, जो कुछ अपने दम पे कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जो बड़े लोग बैठे थे वो उनको मतलब कुछ करने ही नहीं देते, तो वो उनका वसीला बनता था, ना कि सिर्फ पैसों की तरफ से हेल्प। वो उनके बता रहे थे कि वो ईच एंड एवरीथिंग, हॉस्पिटल के बिल भरता था, वहां पे फुटबॉल का मैच का टूर्नामेंट करवाता था, मतलब हर जगह पे लियारी में जिन जिन लोगों को जरूरत होती थी उनकी हेल्प करता था। मतलब वो वसीला था उन लोगों के लिए जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी रहमान डकैत को आज भी जो है वो एक गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए, मैंने जब हम वीडियो ये अभी रिएक्ट करने वाले थे, इससे पहले मैं आयशा से डिस्कस कर रही थी कि आयशा मैंने ये चीज भी पढ़ी थी एंड देखी भी थी कि जो हमारी पाकिस्तान की जो पहली वाहिद फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनजीर भुट्टो, वो उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे। कहानी है किस बेस ते है, किहड़े रियल इवेंट दे आधार ते है, वो अज आपां नूं पता लगा।
ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਗੈਸਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੜਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੜਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਖਰੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਆ 450 ਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਵਾਕਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ। ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ PR ਸਟੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर रॉ का ऑपरेशन, क्योंकि रॉ खत्म करना चाहता था सोर्स को, जो सोर्स है जो एंटी इंडिया है, जो सिटी है जो टाउन है जो एंटी इंडिया है, जहाँ पे आप नकली नोट बना रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे नोट चेंज हुए थे। अब पता चलता है हमें कि क्या ज़रूरत बात थी जिसकी वजह से नोट को चेंज किया गया था। साथ में किस तरह से ड्रग्स चल रहा है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, तो इतनी सारी ऑपरेशन जो उन्होंने किए अगेंस्ट इंडिया, उसकी वजह से रॉ ने डिसाइड किया होगा कि आपको सोर्स को ख़त्म करना है, आपको अपना स्पाई भेजना है और वहाँ के पूरे लयारी को डिस्ट्रॉय करना है अंदर से। और वही उसी पे कुछ पार्ट पे ये मूवी बनी है। धुरंधर 2 में देखेंगे किस तरह से लयारी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, मगर मिस्टर डकैत को तो उड़ा दिया पार्ट 1 ने, पार्ट 1 ऑफ द मूवी ने। तो काफ़ी अच्छा, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है कि तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो इसमें जो रहमान डकैत का रोल किया है, तो रहमान डकैत के बारे में RJ रौनक जो है इस वीडियो में बता रहे थे। तो रहमान डकैत की बहुत सारी स्टोरीज निकल के आ रही हैं, तो उसमें सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन RJ रौनक की वीडियो है तो इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि इनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मतलब ऑथेंटिक होती है। तो ये जो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए इनके जो ये गैंगस्टर था पाकिस्तान का, तो लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री बताई है कि ये किस तरह जो है वहाँ पे कैसे कैसे ये रहता था, क्या इसका मतलब सीन था। तो फिलहाल ये मूवी में इसका जिक्र है, इसी एरिया को जो है मूवी में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, तो इसीलिए ये भी चर्चा में है। और मैंने एक वीडियो देखी थी, पाकिस्तान के कुछ ब्लॉगर जो हैं वो इसके घर भी पहुंच गए थे कवर करने के लिए कि रहमान डकैत का घर कहाँ पे है, लियारी में, जो कराची के अंदर है, कराची के अंदर टाउन है, मे भी शायद कोई लियारी, तो उसके वहाँ पहुँच गए थे वो दिखाने के लिए कि रहमान डकैत का ये घर है। तो हमारे यहाँ जो है रहमान डकैत की रियल स्टोरी पे बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, तो ये RJ रौनक की लेटेस्ट वीडियो थी, तो ये हमने मतलब देखने की कोशिश की है, मैंने भी जानने की कोशिश करी यार कि ये रहमान डकैत है कौन और इसका पाकिस्तान से क्या लिंक है, इंडिया से क्या लिंक है। तो ये बहुत सारी खासकर ये जैसे अभी दाऊद वो उसमें जाली नोटों वगैरह में या गुंडागर्दी में इंडिया से इन्वॉल्व रहता है, वैसे कुछ टाइप में ये इन्वॉल्व था। तो मतलब भारत से लिंक था इसका किसी न किसी तरह क्राइम में, तो ये उस लिए इस फिल्म में इसको दिखाया गया है। तो आप लोगों को इसकी डिटेल पता थी या नहीं पता थी वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये रहमान डकैत जो है इसका मे भी शायद डकैत इसका सरनेम है और रहमान जो है इसका नाम है। तो जैसे हमारे यहाँ सरनेम लगते हैं नाम के पीछे, तो डकैत वहाँ के एक सरनेम है शायद, जहाँ तक मैंने सुना है। मैं क्लियर नहीं हूँ उस पर, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके करेक्ट करना। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक और शेयर भी करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।